बच्चों, क्या आप में से किसी को पता है कि राष्ट्रध्वज किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा की क्या विशेषता है? मैडम, मैंने राष्ट्रध्वज के बारे में गणतंत्र दिवस पर बोलने के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थीं। क्या मैं सुनाऊं? हाँ, तुम सुनाओ। सभी ध्यान से सुनना। भारत का राष्ट्रध्वज 3 रंगों की 3 पट्टियों से बना है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है, जो वीरता का प्रतीक है। बीच की पट्टी सफेद रंग की है, जो शांति प्रियता का प्रतीक है। तीसरी पट्टी हरे रंग की है, जो देश की हरियाली और समृद्धि को दर्शाती है। बीच की सफेद पट्टी में नीले रंग का अशोक चक्र है, जिसमें 24 धारियां हैं। यह चक्र देश की निरंतर गतिशीलता और प्रगति को दर्शाता है। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। बहुत सुंदर। अच्छा समीर, तुम बताओ, हमारे देश के राष्ट्रध्वज का क्या नाम है? तिरंगा। शाबाश। श्रुति, झंडे में बने चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जी 24। शाबाश बच्चों। रीटा ने राष्ट्रध्वज के बारे में जो बताया, मैंने उससे संबंधित प्रश्न पूछे। यह तुमने अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा। जब हम किसी ऐसे गद्यांश को पढ़ते हैं जो पहले न पढ़ा गया हो, तो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। चलो, अब मैं बताती हूं कि अपठित गद्यांश का क्या अर्थ है और इसे क्यों पढ़ाया जाता है। अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जो पहले पढ़ा ना हो। इसके अंतर्गत एक गद्यांश या अनुच्छेद दिया जाता है जिस पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं। गद्यांश को पढ़कर उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इससे बच्चों की समझ, प्रस्तुति, अभिव्यक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होता है। अपठित गद्यांश हल करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु। सबसे पहले दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। पढ़ते समय गद्यांश में आई मुख्य बातों को रेखांकित कर लें। रेखांकित बिंदुओं को एक बार फिर पढ़ें। अब गद्यांश में से प्रश्नों का सही उत्तर ढूंढें। यही उत्तर छांटकर उसे अपने शब्दों में सुंदर और सटीक रूप में लिखें। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो गद्यांश के मुख्य भाव को स्पष्ट करने वाला एक उपयुक्त शीर्षक भी दें। आइए अपठित गद्यांशों के कुछ उदाहरण पढ़ें। किसानों को देश का अन्नदाता कहा जाता है। वह अत्यंत परिश्रम से अनाज उगाता है और देशवासियों का पोषण करता है। किसान की दिनचर्या बहुत कठोर होती है। वह प्रातःकाल मुर्गे की आवाज सुनकर बिस्तर छोड़ देता है, अपने जानवरों की देखभाल करता है, दैनिक कार्यों से निपटकर खाने पीने की परवाह किए बिना खेतों की ओर निकल जाता है। वही उसकी कर्म भूमि है। वह अपने परिश्रम से कठोर भूमि को उपजाऊ बनाता है, उसमें बीज बोता है और उन्हें बढ़ते हुए देखता है। वह दिन रात अथक परिश्रम से उनकी देखभाल करता है। वह रूखा सूखा खाकर भी अपने काम में मगन रहता है। दुख की बात यह है कि वह आज भी गरीबी में जीता है। देश का अन्नदाता किसे कहते हैं? किसान किसकी आवाज सुनकर बिस्तर छोड़ देता है? किसान की कर्मभूमि किसे कहा जाता है? अपने किस गुण से किसान कठोर भूमि को भी उपजाऊ बना देता है? किसान के लिए सबसे बड़ा दुख है। 1 वर्ष के बाद गौरा एक सुंदर बछड़े की माता बन गई। बछड़े का रंग लाल था। उसका नाम रखा गया लाल मणि। उसे सब लालू कहकर पुकारते थे। अब हमारे घर में दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा लगभग 12 सेर दूध देती थी। लाल मणि के लिए भी पर्याप्त दूध छोड़ देने के बाद भी इतना दूध शेष रहता था कि आसपास के लोग, कुत्ते बिल्ली तक उस दूध का भोग करते थे। दूध दुहने के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में खड़े हो जाते और महादेव उनके आगे बर्तन रख देता। दूध पीने के बाद कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वे उसके चारों ओर उछलते कूदते। गौरा कौन थी?
लाल मणि को सब क्या कहकर पुकारते थे? गौरा कितना सेर दूध देती थी? सबके आगे बर्तन कौन रखता था? दूध पीने के बाद कृतज्ञता दिखाने के लिए सभी क्या करते?